नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा का वोट भी पड़ने जा रहा है, यानी राज्यसभा की 10 सीटें रिक्त हुई हैं, उस पर भी चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तापमान न नापा जाए, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा ये मत है कि उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव राजनीतिक तापमान को मापने का एक बेहतर फोरम हो सकता है, जिसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हवा का रुख क्या है, उत्तर प्रदेश में जनता क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के पास अभी ज़मीन पर ताकत मौजूद है और कौन सी पार्टी के पांव उखड़ चुके हैं, किसके पास अभूतपूर्व जनमत था तो आज वो कहाँ पर खड़ा है और कोई जो गिरा था वो कहाँ पर पहुँच गया है। ये सब कुछ देखने का विषय होगा। 4 प्रमुख पार्टियां चुनाव मैदान में हैं: भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। ये 4 पार्टियों के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव सिमटा हुआ और राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर की सीट में समाजवादी पार्टी का पार्टनर है, जो अलायंस में सीट मिली हुई है। इन सीटों का चुनाव, बहनों भाइयों, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 की राजनीति किधर जाएगी। ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। ये पहला ऐसा उपचुनाव है बहुत दिनों के बाद जहां एक्सट्रीम वेस्ट यानी बुलंदशहर और एक्सट्रीम ईस्ट यानी देवरिया, दोनों जगह पर चुनाव है। जौनपुर में भी चुनाव है। अमरोहा, आप नॉर्थ में चलेंगे उत्तर प्रदेश के तो वहां भी चुनाव है। तो ये पता चलेगा कि दरअसल किस जगह पे और किस इलाके में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन ये हाल फिलहाल जनरल इलेक्शन के बाद नहीं हुआ। तो 2019 के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि कोई इतने बड़े स्तर पर बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव। जो प्रेजेंट पोजीशन है असेंबली की, राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें तो आसानी से जीत सकती है, 9वीं सीट भी वो जीत लेगी अगर विपक्ष कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करता है तो। बीजेपी की जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसको 8+ सीटें दे सकती है, विपक्ष की जो स्ट्रेंथ है वो 2 सीटें हो सकती है। लेकिन चूंकि विपक्ष डिवाइडेड है, बटा हुआ है, इसलिए विपक्ष के पास काफ़ी मुश्किलें हैं। फिलहाल विपक्ष से रामगोपाल यादव प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त की पोजीशन है, दलीय स्थिति है, उस पर आप नज़र डालें तो बीजेपी 304, समाजवादी पार्टी 48, बसपा 18, अपना दल 9, कांग्रेस 7, एसबीएसपी 4, निर्दलीय 3, आरएलडी 1 और निर्बल आमदल 1 और नामित सदस्य 1। इसमें से कई पार्टियों के विधायक कुछ पार्टियां छोड़कर जा भी चुके या कुछ दल द्रोही हो गए हैं, तो उनके इक्वेशंस अलग होंगे। तो अगर संपूर्ण विपक्ष हाथ मिला लेता है तो राज्यसभा की 2 सीटें उसे प्राप्त हो सकती, लेकिन तब जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, एसबीएसपी ये सब इकट्ठे हो जाएं, निर्दलीय इकट्ठे हो जाएं, उस कीमत पर विपक्ष 2 सीटें जीत सकता है। लेकिन अगर विपक्ष बटा रहा तो बीजेपी राज्यसभा में 9 सीट पाएगी और विपक्ष में समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलेगी राज्यसभा की, जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के हाथ आएगी। अब उत्तर प्रदेश में जिन 7 सीटों पर चुनाव है उसमें बांगरमऊ, टूंडला, नौगांव, बुलंदशहर, घाटमपुर, मल्हनी और देवरिया, इन जगहों पर उपचुनाव है। स्वार की सीट फिलहाल तय नहीं है कि वहां कब चुनाव होगा। इन 7 सीटों में 6 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 समाजवादी पार्टी के पास, जौनपुर, मल्हनी, पारसनाथ यादव की सीट। लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विलंब से आज प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन देवरिया में वो आज तक, अभी तक, जब मैं डिबेट में हूँ, अभी प्रत्याशी दे नहीं पाए हैं। बाकी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब ये देखने वाला विषय होगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या कहानी कहता है। हाथरस का कितना इम्पैक्ट होगा, कोरोना वायरस और उसके बाद उपजे हुए नए हालात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बेरोजगारी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसान बिल को लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात, जो उत्तर प्रदेश में जातीय वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, उसका क्या इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। गंगा, यमुना और गोमती में बहुत पानी बह चुका है। मई 2019 के बाद अब इस वक्त हम अक्टूबर 2020 में चल रहे हैं, नवंबर फर्स्ट वीक में इलेक्शंस हैं। मई 2019 के माहौल और नवंबर 2020 के माहौल में बहुत फर्क है और ये स्थानीय चुनाव हैं।
केंद्रीय मुद्दे इसमें काम नहीं करते। राज्य सरकार के परफॉर्मेंस, स्थानीय विधायकों के कामकाज, डेवलपमेंट के वर्क, जातीय समीकरण, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारक होंगे इस बार के चुनाव में। इस चुनाव में जो लार्जेस्ट स्टेक है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। कांग्रेस और बीएसपी इसमें बी प्लेयर की भूमिका में होंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सिमटा हुआ है। बीजेपी की प्रतिष्ठा, ज्यादा इज्जत दांव पे इसलिए लगी क्योंकि उनकी 6 सीटें हैं। 1 सीटें भी लूज करने का मतलब है कि विपक्ष उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो 6 की 6 सीटें रिटेन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में यह पहला उपचुनाव है, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस, जनरल असेंबली इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, उसकी कवायद शुरू हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल ऐसा है भाइयों कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और दिल्ली की राजनीति उत्तर प्रदेश तय करता है। तो उत्तर प्रदेश जो डिसाइड करेगा दिल्ली उधर ही चलेगी। तो यह उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही योगी आदित्यनाथ के लिए है। जितना मायावती के लिए इंपॉर्टेंट है उतना प्रियंका गांधी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी है। सीटें भले कांग्रेस न जीते, लेकिन प्रियंका गांधी को यह दिखाना पड़ेगा कि उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। बीएसपी को यह दिखाना है कि वो चुकी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, ताकतवर हुई है। अगर वो वोट परसेंटेज बढ़ा ले जाते हैं तो, अगर बुलंदशहर की सीट मजबूती से लड़ लेते हैं तो, घाटमपुर की सीट मजबूती से लड़ लेते हैं तो। इस बार सपा बसपा साथ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मतों का बंटवारा होगा। चैलेंजेस सबसे ज्यादा किसी के समक्ष विद्यमान है तो वो भारतीय जनता पार्टी। एंटी इनकम्बेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, जातिवाद, पोस्ट कोरोना जो दुष्प्रभाव पड़ा है उसको कैसे हैंडल किया गया, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, किसान बिल, लॉ एंड ऑर्डर, जातिवाद, ये सब ऐसे, भ्रष्टाचार, थानों पे सुनवाई न होना, जनता का परेशान होना, ये सब मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को महंगे भी पड़ सकते हैं। इन सारे विषयों पर आज हम खुलकर बात करेंगे। एक ओपन फोरम पर इस बात की परिचर्चा करेंगे बहनों भाइयों की 7 सीटों पर कौन जीतेगा, राज्यसभा की 10 सीटों में क्या बीजेपी 9 लाने में कामयाब होगी या विपक्ष दूसरा प्रत्याशी उतारेगा, विपक्ष इकट्ठा होगा। वैसे मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष अगर इकट्ठा हो जाता है तो 2 सीटें आराम से विपक्ष जीत सकता है। बीजेपी को तब 8 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष अलग रहा तो उसके हाथ सिर्फ 1 सीट आएगी जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव की है। आज इस विषय की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में अमित पुरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और संतोष यादव राष्ट्रीय लोकदल से हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं। जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं। एमएच खान साहब जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दीपक जैन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अमित पुरी जी, बड़ी देर से आप लोगों ने प्रत्याशी अनाउंस किए और मैं देख रहा हूं मेरे पास जो लिस्ट है उसमें अभी भी देवरिया की सीट आपने अनाउंस नहीं की। किस बात का डर है और प्रत्याशी घोषित करने में विलंब क्यों हो रहा है आपको? इतना कारण क्या है? आप इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों दिख रहे हैं मुझे इस बार? किसी बात का न डर है न कोई अंडर कॉन्फिडेंट है। 9 तारीख से 16 तारीख के बीच में चुनाव आयोग नामांकन कहता है और हर राजनीतिक दल को अपने रणनीतिक फैसले, जिसमें प्रत्याशी का चयन और घोषणा भी है, वह करने का पूर्ण अधिकार है और उसके समय अवधि के अंदर ही यह कर दिया गया। 1 सीट का मसला है, वो कल सुबह तक वो भी हो जाएगा। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? कोई मसला नहीं है, विचार विमर्श है, हो जाएगा। मतलब ये जाति देख रहे होंगे कि सपा वाले किस जाति का दे रहे हैं तो हम उस जाति का काउंटर ढूंढे, यही तो तरीका होता है ना आप लोगों का। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की प्रोसीडिंग्स पे इंसाइट तो उन्हीं की होती है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर होते हैं। आपका ज्ञान और विद्वता के बारे में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। यदि आपके पास सूचना है तो आप उसके हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि ये पॉलिटिकल लोग बड़े पवित्र हो जाते हैं, सफेद चद्दर पहन के बैठ जाते हैं कि जैसे साहब ये बहुत मेरिट पे टिकट बांटते हों, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि टिकट कैसे बंटता है। पुरी साहब गो अहेड प्लीज। एक पंक्ति बता देता हूं। कल तक बांगरमऊ, उन्नाव के अंदर कटियार साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे। आज संभवतः वो टिकट कट गया है। क्यों सपा का टिकट आजकल आप ही लोग बांट रहे हो? नहीं, पॉलिटिकल चर्चा जैसे आपको तमाम तरह की है वैसे हमको भी है। आप क्यों बुरा मान रहे हो मेरी बात? हम बुरा नहीं मान रहे हुजूर, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं।
ओके, तो आपके लिए क्या मुख्य किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं और आपको क्या लगता है जनता आपको वोट क्यों दे? ठीक, आपने जो प्रारंभिक चर्चा की, मैं उससे सहमत होते हुए एक पंक्ति में बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। जो भी मौजूदा सरकार होती है और उसके समय में उपचुनाव होते हैं, उस सरकार की कार्यप्रणाली, उस सरकार के किए हुए काम, उनके प्रति विपक्ष की आलोचना, उनका उत्तर, इसके बाद ही मतदाता मन बनाता है। और उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत प्रबुद्ध मतदाता है। हम देख चुके नूरपुर, कैरेना और फूलपुर के बाद भी उपचुनाव के बाद मतदाता ने नई पटकथा लिखी। 2014 में बंपर जीत के बाद उपचुनाव हुए, एक आधा ही सीटें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की हमने जीती। लॉ एंड ऑर्डर, जातिवाद, पोस्ट कोरोना, बेरोजगारी, किसान, ये सब मुद्दों पर बात करिए। आप बातों में घुमाइए मत मुझे। मैं घुमाया नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपके द्वारा उठाए गए तमाम क्राइम, कास्ट, कोरोना एंड करप्शन, सब मुद्दे होंगे, सब पे उत्तर आएंगे और उन उत्तरों के बाद मतदाता का विवेक आएगा। क्या तो आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हो, आप तो एक लाइन बोल के शांत। क्राइम, कास्ट, कोरोना एंड करप्शन, मैंने ये नहीं कहा चार मुद्दे हैं। इन चार मुद्दों की आपके पास क्या काट है? आप मुझे बताएं, मुद्दा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, आप देश को बताइए। क्राइम, कास्ट, कोरोना एंड करप्शन, 4C, इस पर क्या जवाब है आपका? मैं आ रहा हूं। कोरोना के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार, बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है। एक मिनट, क्राइम की हालत यह है कि सड़कों पर निकल नहीं सकते हैं। तो मैं कहता हूं करप्शन की हालत है कि गांव-गांव कोरोना किट बेच खा गए, कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश जातिवाद का यह हालत है कि कोई से मोहल्ला निकल जाइए, हर कोई ये कहानी आपकी बता रहा है। वो तो 4C, क्राइम, कास्ट, कोरोना एंड करप्शन, आखिरी सी 4C याद रखिएगा। आखिरी सी से क्राइम, शुरू कास्ट, करता हूं। कोरोना, करप्शन, आखिरी सी 4C, क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन। ठीक, आपने कह लिया। अब उत्तर Yes, अपेक्षित please go है कि नहीं? मैं देता हूं। आखिरी सी जो आपने कहा, कास्ट, आपके पिक्चर में एक आप पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं। जातीय गणना, जातीय गणना उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से कराने का काम खोलते हैं और तो वो अपराध बोध करते हो, वो अपराध बोध आप उनका हरेसमेंट करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश की आप जनता उनको बुली करना चाहते हो कि इस तरह के सर्वे, बुली करना चाहते हो। के सर्वे राजनीति के अंदर कितने जायज हैं, कितने जायज हैं, हम जातिवाद कितने जायज हैं। आप करें और हम बताएं भी ना। ओके, जैन साहब प्लीज वेट। पहला राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। जैन साहब की आवाज बंद कर। अभी सर पहला राउंड कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। हाथ रखा है। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, जवाब दीजिए। अभी तड़पो नहीं। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, जवाब दीजिए। क्राइम के ऊपर आ रहा हूं। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, जवाब दीजिए। जिसका विपक्ष बहुत चर्चा करता है एनसीआरबी के आंकड़ों की, 2016 से लेकर 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, और एक उपचुनाव इसी पे हो रहा है कि एक एमएलए के ऊपर बलात्कार और तमाम तर मुद्दों के आरोप थे। इसी सरकार के अंदर केस डिसाइडेड हो गया और वो बार्ड कर दिया गया। डेटा पे बात नहीं कर रहा। जुडिशियल चीजें भी बहुत तेजी के साथ लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश सरकार में तय हो रही है। नहीं तो ये बाई इलेक्शन ना होता। लॉ एंड ऑर्डर की नहीं तो ये बाई इलेक्शन ना होता। पहले सवाल तो ले लो। सरकार का डिस्पोजल सवाल तो ले लो। इतना गुस्सा भड़क क्यों रहे हो? भड़क नहीं रहा हूं। आप कहे तो सवाल ले लो भाई साहब। मैं कहूं तो निवेदन स्वीकार करो ना। कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कोई क्रैकडाउन नहीं है। ओके, ऑल राइट। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं डिबेट में। वन बाय वन सब लोग अपनी बात रखें। जूही जी, आप पर आरोप है कि आपने जातिगत आधार पर टिकट बांटे, और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाने वाली हैं? ब्रजेश जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है ये कि ये कभी सत्ता पक्ष बनकर चुनाव नहीं लड़ते, ये विपक्ष में ही रहते हैं, और मुद्दों और कार्य प्रणाली पे भी ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये भावनाओं को भड़काते हैं। समाजवादी पार्टी किस आधार पर टिकट बांट रही है ये भाजपा को कैसे पता? क्या इन्होंने कोई जासूस LIU लगा रखी है हमारी पार्टी में क्या? ये बेहतर जानते हैं। बाकी संगठन रणनीति हम अच्छी तरह समझ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। प्रबंधन जरूर, दिन रात ये केवल प्रबंधन और प्रचार, दो चीजें इनकी विशेषता तो क्या आपको लगता है कि क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन कोई इशू नहीं है उत्तर प्रदेश में? जी ब्रजेश जी, इशू यही है, और साथ ही स्थानीय मुद्दे हैं। देवरिया पानी में डूबा हुआ है, बुलंदशहर में रोज बलात्कार हो रहे हैं, घाटमपुर में हत्याएं हो रही हैं, ये इशू तो लोकल है ही है। और जैसा आपने कहा कि सड़क पे निकलना मुश्किल है, एनसीआरबी के आंकड़े ना गिराएं, सुरक्षा दे दें, हाथरस बता दें, उसके पहले आपने अन्य जगह क्या किया ये बता दें, आजमगढ़ क्या किया, बलरामपुर क्या किया, गोरखपुर क्या किया, देवरिया क्या किया, बलिया क्या किया। तो आपके लिए मुद्दे यही होंगे, क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, या कुछ और? जी मेरे लिए ये 4C पे रहेंगी आप? जी हमारे लिए मुद्दे ये होंगे, और हमारे लिए इनके
नहीं, उसके अलावा इनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकारापन भी रहेगा, क्योंकि Okay. कोई जनप्रतिनिधि आपके कोरोना काल में coalition बाहर मुद्दा नहीं निकला होगा, है। सब यूपी लोग को घर में साथ बसे Okay, all हुए right. हैं Thank you, और ma'am. इनके प्रशासन आपके की coalition अराजकता- मुद्दा नहीं होगा, प्रशासन यूपी की के साथ अधिकारी- पसंद नहीं पहले होगा। राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पर आमंत्रित किया जाए। भाई It राजपूत doesn't जी, matter बहुत क्या शुक्रिया बोल रहे आपका डिबेट ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस की लिस्ट है मेरे पास, एक नहीं 3-3 पंडितों को टिकट दे रखा है। मलहनी राकेश मिश्रा, देवरिया मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी, बांगर मऊ आरती वाजपेयी। चाहते क्या हो भाई, बाकी बिरादरी कहां जाए? ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है, योग्यता की राजनीति करती है। और जो सुरक्षित सीटें हैं वहां सुरक्षित उम्मीदवार क्या दिए जाएंगे। योग्यता जो सिर्फ आपको आरक्षित ब्राह्मणों में सीटें दिखी, नहीं है, बाकी वहां पर बिरादरी में आपको योग्यता नहीं के दिखी अनुसार। राजपूत जी? तो आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रजेश मिश्रा और ब्रजेश शुक्ला योग्य नहीं है? मैं कहता हूं योग्यता का जाति से कोई तात्पर्य नहीं हो सकता। योग्य तो राजपूत भी हो सकते हैं, जैसे आप योग्य हैं। बस तो हाँ, तो आप फिर सही जवाब दिया ना मैंने इनको। उनमें ब्राह्मणत्व तो क्यों देख रहे हैं? योग्यता देखिए ना। नहीं, मैं बाकी मैंने लोगों की कहा लिस्ट ना कि देख रहा आप हूं। उनमें योग्यता देखिए, जाति क्यों देख रहे अरे हैं? मेरे ऊपर मत भड़किए, मैं तो बाकी लोगों की लिस्ट देख रहा हूं। किसी ने पंडितों को टिकट नहीं दिया, आपने 3 टिकट क्यों दिया, मैं ये पूछ रहा हूं। हमने आपसे कहा ना कि योग्य है, इसीलिए ब्रजेश शुक्ला सामने बैठे और ब्रजेश मिश्रा भी सामने मैं जानना बैठे चाहता हुए हूं, कोई हैं। अमित राजपूत, पुरी साहब भी कोई पंजाबी ब्राह्मण राजपूत सामने काबिल बैठे क्यों हुए नहीं हैं। हो सकता? कोई एमएच खान काबिल क्यों नहीं हो सकते आपके लिए? देखिए, मैं आपसे बताता हूं बड़ी स्पष्ट रूप से कि पूरे जातिवाद प्रदेश आप में करो, जब 403 इल्जाम बेचारे सीटों अमित पर पुरी पे चुनाव लगाओ। होगा तो निश्चित तौर पर नहीं, अमित पुरी साहब के तो आज मैं धन्यवाद दूंगा कि आज अमित पुरी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने ना मानी हो आपकी। और अमित पुरी जी आज धन्यवाद के पात्र है कि इन्होंने योगी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा किया। इतना बड़ा कटघरे में खड़ा किया, इन्होंने कहा कोरोना भी पर पे चुप होगा, बाकी सारी आप चीजों अपनी पर बात भी कहें, होगा ओके, और संतोष। सारे चुनाव मैं अपनी सरकार बात कहने की के लिए योग्यता पर रखता जरूर हूं, होगा। हुजूर। थैंक यू उसको संतोष यादव जी, interpret और आपकी पार्टी decode एक मत सीट करें। पे चुनाव लड़ रही है। जी जी। क्या आप अपने लिए उम्मीदें तलाश रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल का क्या भविष्य आप बुलंदशहर की सीट पे देख रहे हैं? ब्रजेश जी, जो वहां से फीडबैक है ना, वो सीधे बीएसपी और बीजेपी से फाइट का है। हाँ वो ठीक बात है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी इस समय दलितों को, किसानों को, नौजवानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं और जगह जगह पर उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाथरस की घटना पे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और अगर उनके 5 कार्यकर्ता उनको बचाने का काम न करते तो मैं समझता हूं कि बीजेपी की सरकार उनके ऊपर इस तरीके की लाठी चलवाती तो शायद मुझे एफआईआर करा के धारा 307 का मुकदमा दर्ज कराना पड़ता। घेराबंदी करके षड्यंत्र पूर्वक उनके ऊपर लाठी चलाई गई। पर कोई केस उस तो करवा नहीं पाए आप लोग। नहीं, केस क्या, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। ओके। उसके बाद में मैं मुजफ्फरनगर में जनता को अपनी बात बताया, किसानों को, नौजवानों को, दलितों जयंत को अपनी चौधरी बात मार बताई। खाए, ये बड़ा मुद्दा है कि दलितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है? हमारा ये बड़ा मुद्दा यह है कि हम तो किसान के यहाँ, दलित के यहाँ, नौजवान के यहाँ, मुस्लिम के यहाँ, जो भी है जिसकी कोई परेशानी उसके यहाँ जाएंगे। अब बीजेपी अगर लाठी लेकर घूम रही है कि ये अपराधियों को नहीं विपक्षी पार्टियों को घेरेगी, तो ये बीजेपी का काम है, वो हमको घेरे। जितना ही हमको घेरेंगे उतना हम अपना आपके हिसाब से प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा। आज की डेट में सबसे जो मुद्दा है बड़ा जनता के बीच में, वो किसानों के ऊपर जो 3 अध्यादेश लाद दिए गए हैं जबरदस्ती, बिना किसी बहस के, बिना किसी सहमति के। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा उत्तर प्रदेश में अपराध इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि आप गली, गांव, जिला, कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां पे अपराध न हुआ हो। दीपक जैन, आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार का Thank you. इनका यह है, कोरोना काल में इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया। Thank you. तो इनके ऊपर तो तमाम आरोप है। ओके, दीपक जैन, आपके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा। पहली बात तो ये कि आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उपचुनाव। दूसरी बात ये है कि आपके ऊपर आरोप लगा कि आप जातिवाद फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए ब्रजेश जी, मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगा जब अमित पुरी जी ने ये कहा कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं। पूरा देश और उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जातिवाद फैलाती है और हमेशा से फैलाती है। अगर प्रदेश के मुद्दों को उठाना और जनता तक सच्चाई पहुंचाना, अगर वो हमें कहे कि हम सच्चाई पहुंचाते हुए
लोगों को बता रहे हैं कि जातिवाद फैला रहे हैं, तो वो कहते रहे, परंतु बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले सालों में फेल रही है। आप कानून व्यवस्था देखें, आप रोजगार देखें, आप देखें परिवारवाद। आज मैं सूची पढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी की, तो रेप के जो आरोपी इनके विधायक थे सेंगर, उनके करीबी को इन्होंने टिकट देकर ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था और रेप को लेकर कितना गंभीर है। अगर ये विधायकों, इनके विधायक रेप के मामलों में होंगे और उन्हीं के करीबियों को ये टिकट दे देंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है चैनल के माध्यम से कि इस बार जो ये बाय इलेक्शन है, जनता और बीजेपी आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? जनता बीजेपी आप रोज बनाए वाले लोग हैं पूरी भैया। साहब प्लीज, ये खाते पूरी नहीं साहब बगराते। प्लीज, आप नोट कर लीजिए, आराम से बोलिए। आप बाई इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? दम है तो लड़िए। आइए और सुरेंद्र राजपूत को ठीक कर दीजिए, आइए अमित पुरी को ठीक कर मैं दीजिए। अपनी बात पूरी करने वाला था, मैं अपनी बात पूरी करने वाला था, उससे पहले आपने मुझे टोक दिया। मैं तो चाहता हूं कि बड़ी जो गलती हो इतनी गई भाई पार्टियां साहब। भी चुनाव लड़ रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी, ये धन्यवाद, ये एक अच्छा, ये धन्यवाद भी इसके कह लिए रहे हैं। धन्यवाद और भी इस दे बार दिया। दिखा दें कि इस बार दिखा दें कि ये चुनाव जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती है। हम एकजुट होकर, जहां पर विपक्ष का जो जिस भी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है, देखो, उसे मेहनत मजबूत आप करें। कर रहे हो। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीज के आपने खिलाफ बोया लड़े, यूपी और के साथ हंसली रह लेके रही फसल काटने कांग्रेस आ गई। आप जातिवाद जातिवाद चिल्ला रहे थे, ये कांग्रेस की लिस्ट है। देखो, बांगर मऊ, देवरिया और मलैनी से इन्होंने 3 पंडितों को टिकट दे दिया। तो बीज आपने बोया, फसल ये मेरा तो काटे। आपके तो माध्यम क्यों से ना कांग्रेस माने से कि आप निवेदन कांग्रेस है। की बी टीम हो? आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, हम क्यों ना माने? बताओ मुझे। देखिए, हम तो जनता की ए टीम है। जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जब ओके, सुरेंद्र जी कांग्रेस रुकिएगा, विफल आऊंगा रही आपके जनता पास। के मुद्दा उठाने पे, ओके, थैंक यू हमारे दीपक। माननीय सांसद दीपक, थैंक यू। संजय सिंह जी एम एच ने खान यूपी साहब के को बुलाया जाए बच्चे का स्क्रीन मुद्दा पे। उठाया। एम एच मेरा खान साहब को सम्मान के साथ स्क्रीन पे लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। ये सब लोग सफेद चद्दर ओढ़ के बैठे हैं कि नहीं, हम तो बड़ी मेरिट पर प्रत्याशी तय करते हैं। तो जरा आप पर्दाफाश करिए कि ये लोग टिकट कैसे बांटते हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, ये इस बात में पूरी सच्चाई है। चाहे जो पार्टी हो, अगर ये कहती है कि हम जातिगत आधार पर टिकट नहीं देते हैं, तो वो झूठ बोल रहा है, जनता के सामने जनता को गुमराह कर रहा है। देखिए, हर पार्टी जातिगत आधार पर अपना निर्णय लेती है। आप देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। इससे इसको जो नकारेगा, किन मुद्दों के वो आधार अपने पर मुंह पे इस बार थूकेगा। बाई इलेक्शन होगा? क्या क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा, या कुछ और? देखिए, मैं ब्रजेश जी या कह रहा हिंदू हूं मुस्लिम कि- चलेगा? क्या चलेगा? नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज की डेट में बलात्कार, नौजवानों का रोजगार, किसानों की समस्या, सारी चीजें आपने गिनाई, सारी चीजें हैं, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष एक साथ खड़ा नहीं है। तो विपक्ष का अगर वोट बटेगा तो फायदा इनको हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा फिर इनको। या जो लोगों ने धरती पर काम किया है, जमीन पर काम किया है, वो लोग फिर आगे बढ़ के अपना हिस्सेदारी निभा आप सकते इस हैं। चुनाव में विपक्ष को मजबूत पाते हैं अथवा बीजेपी को? स्टेक किसकी ज्यादा इन्वॉल्व है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि विपक्ष बटा हुआ है। अगर विपक्ष एक होता तो एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। अब कहां सिमटे की जनता इतनी परेशान है। अगर जो जीतता हुआ कैंडिडेट होगा उसी को वोट जनता कर देगी तो आसान हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर जनता जातिवाद में बटी रहेगी, हिंदू मुसलमान में बटी रहेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बीरबल बन के घूमते रहेंगे। ओके, ब्रजेश शुक्ला जी, आपकी समझ सर क्या कहती है? 6 सीटों पर बीजेपी की इज्जत लगी है, 1 समाजवादी पार्टी के पास है, 10 राज्यसभा की सीटें हैं, 9 अगर अनअपोज्ड होता है इलेक्शन राज्यसभा का तो मेरे ख्याल से 9 बीजेपी ले जाएगी और 1 समाजवादी पार्टी को मिलेगी। कुछ संभावना कुछ देखते हैं आपकी, विपक्ष कुछ करेगा इकट्ठा होके, अथवा ये सब ऐसे ही चलेगा? ब्रजेश जी, पहले जहाँ तक विधानसभा के उपचुनाव की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं ये, और ये तमाम चीज़ों को तय कर देंगे। पहली बात ये है कि जिस तरह से कोरोना का समय रहा, उसमें सरकार ने काम किया, क्या इस काम काज से लोग संतुष्ट हैं? हाथरस कांड हुआ, क्या इसका असर समाज में गया कि नहीं गया? और तमाम इस तरह के आरोप जो सरकार को जिसको विपक्ष ब्रह्मास्त्र समझता रहा है, ब्रह्मास्त्र अभी भी मानता है, क्या उसका असर हुआ कि नहीं हुआ?
दूसरी चीज बहुत बड़ी बात यह है कि आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से कांग्रेस बहुत मजबूती से और बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जी। विशेष रूप से प्रियंका गांधी, उनका क्या असर होगा, असर होगा कि नहीं होगा? यदि नहीं होगा, वास्तव में वो ब्रह्मास्त्र हैं कांग्रेस की, तो असर होना चाहिए। और आप मुझे देखिए, एक बात बताओ जो मैं सुरेंद्र राजपूत से पूछ रहा था। देखिए कुछ तो रिजर्व सीटें हैं, वहां इनकी मजबूरी है, बाकी सब सीटों पर इन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट दिए। इनकी चाल क्या है, करना क्या चाहती है कांग्रेस यूपी में? देखिए कांग्रेस की कोशिश, आप पिछले तमाम कई महीनों से आप देखिए, कांग्रेस को लगता है कि जो ब्राह्मण वोट है वो नाराज है इस बीजेपी से। दूसरी चीज ये हुई है, हाथरस घटना के बाद कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस इसमें बहुत एग्रेसिव थी, स्वयं उसका शीर्ष नेतृत्व 2 बार आया हाथरस में चल करके। इसका कुछ राजनीतिक लाभ मिलेगा? हाँ, ब्रजेश जी? अब मतदान के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी और दलित वोटों का बंटवारा, इसका फायदा समाजवादी पार्टी लेगी या बीएसपी को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा? देखिए नंबर एक बात, अब इसका एक और पहलू है। इन कांग्रेस के साथ बहुत खुल के तो नहीं आए, लेकिन चंद्रशेखर उर्फ रावण जो है वो उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है। ब्राह्मण वोट अगर खिसकता है बीजेपी से, हाँ। कौन उसकी पहली चॉइस होता है बीजेपी के बाद? नहीं, यदि ब्राह्मण वोट खिसकेगा तो फिर कांग्रेस को मजबूती देगा वो। ओके, नॉट समाजवादी पार्टी? नहीं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी उसका तीसरा विकल्प होगा। ओके, और जबकि आप देखिए बसपा जो है अंतिम विकल्प होगा। हाँ, और बसपा जो है, बसपा भी खुला खेल खेल रही है। ये तो कांग्रेस से ज्यादा खुला खेल कौन खेलेगा? नहीं, कांग्रेस तो खुलेआम ब्राह्मणों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इस बार देखिए वही And I'm surprised and shocked कि भाई बाकियों को भी बिरादरी को जगह दो। नहीं, आप देखिए ये तो जब मतगणना होगी तब पता चलेगा जी। किसने कितना साथ दिया। मैं एक बुलंदशहर का जरूर याद रखिएगा। बुलंदशहर में वो क्षेत्र है, बुलंदशहर, जहां पर बाकायदे बसपा टक्कर में है। टक्कर नहीं, मैं तो कहता हूँ एज में है बीएसपी। हाँ, मैं तो वहां का ग्राउंड फीडबैक कहता है बीएसपी वहां एज पे। यदि बीएसपी वहां जीतती है या नंबर 2 रहती है, इसका मतलब 2 छोटे छोटे फटाफट क्वेश्चन है। हाँ। नौगांव सादात से संगीता चौहान को टिकट दे दिया, बुलंदशहर से उषा सिरोही को दे दिया, यानी फैमिली में ही टिकट दे दिया। हाँ, फैमिली चेतन दिया। चौहान की पत्नी को और उनको सिरोही साहब की पत्नी को दे दिया। भाई ये घाटमपुर में कमल रानी वरुण की बेटी या उनकी फैमिली में टिकट ना दे के बाहर क्यों दे दिया? वो इन्होंने क्या गुनाह किया था भाई? ये इसका चूंकि बहुत पुरानी समझ में नहीं आई बात, क्यों हुआ पुरानी ऐसा? नेता रही हैं। अब ये कैसे हुआ कि पासवान को टिकट और दिया? दूसरी बात यह है कि टूंडला में की जो टिकट है बीजेपी का, वो भी बघेल फैमिली से बिना कंसल्ट किए बांट दिया, तो वो क्या सपोर्ट करेंगे एसपी बघेल? देखिए मुश्किल होगा। वास्तव में उनका वो क्षेत्र रहा है, हाँ। वहीं से वो चुनाव जीतते रहे हैं। पिछला चुनाव वहीं से जीते थे देखिए वो। टूंडला का चुनाव मैं ये मानता हूं कि टूंडला जो चुनाव है, एसपी बघेल बनाम प्रोफेसर राम गोपाल यादव है। हाँ, वो ठीक, उन्हीं का correct? क्षेत्र है। लेकिन करेक्ट है नहीं, आप बताओ। नहीं है अब इन उनका। दोनों में जो ताकतवर होगा टूंडला वो जीत ले, वो जीत लेगा। लेकिन इनके लगना दोनों को पड़ेगा। राम गोपाल और बघेल के बीच बड़ा एक दूसरे के बाद बड़ी कट्टर प्रतिद्वंदिता है। हाँ, तो अब ये देखना पड़ेगा अब कि देखना प्रोफेसर है साहब क्या भारी होता है है। हाँ। या एसपी बघेल। और जहां तक राज्यसभा वाली बात आपने पूछा था, जी, राज्यसभा में ब्रजेश जी ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है बहनों भाइयों, थोड़ी पॉलिटिकल है, समझिए थोड़ा सा, ये सब भी सुनना चाहिए आप लोगों को। जी ब्रजेश जी। राज्यसभा में अब देखना होगा नवी सीट के लिए क्या विपक्ष अपने को एकजुट करता है या बीजेपी ही विपक्ष के किसी को तोड़ लाती है? क्या बसपा को अपनी तरफ ब्रजेश जी खींच मेरे सकती पास, है? मैं तो देखो आंकड़ा लेके बैठा हूं, अभी पढ़ के भी सुनाया। अगर ये संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए, 2 सीटें राज्यसभा की 2 जीत समय सकते जीत हैं, जाएंगे, लेकिन बशर्ते ये हाथ मिला लें। हाथ मिला ले। सुरेंद्र राजपूत अहंकार न दिखाएं, बीएसपी भी अहंकार न दिखाए, एसबीएसपी भी न दिखाए, ये मिल जाए 2 सीट मिल नहीं जाएगी। नंबर, लेकिन समस्या ये है कि ये देखना पड़ेगा, और नहीं वही मैं मिलेगा कह रहा तो हूं, सिर्फ एक विपक्ष राज्यसभा एकजुट आता है। होता है या बीजेपी किसी को अपने साथ ले आती है या बसपा को ले आती है। बीरेन जी आ गए हैं भाई किससे डिबेट में। भाई बीरेन जी, उपचुनाव घोषित हो चुके हैं, प्रत्याशी ऑलमोस्ट 99% अनाउंस हो चुके हैं, राज्यसभा के भी चुनाव आ गए हैं, क्या पॉलिटिकल मिजाज है उत्तर प्रदेश का? देखिए ये जो उपचुनाव है विधानसभा का, इसमें तो बीजेपी को काफ़ी अपर हैंड दिखाई पड़ता है। अब उसके पीछे बहुत सारी योजनाओं का हाथ हो सकता है और दूसरा विपक्ष का बिखराव। इससे पहले जितने उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी का रिकॉर्ड खराब है।
पिछली बार तो ये 4 लोकसभा उपचुनाव हार गए थे, उसमें प्रधानमंत्री का भी क्षेत्र था और मुख्यमंत्री का भी, डिप्टी सीएम का भी। लेकिन तब बसपा नहीं लड़ी थी, कांग्रेस तो लड़ती थी, लेकिन सपा और बसपा की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती थी मिलकर कि वो चुनाव जीत लेते थे। इस बार मामला डिफरेंट है, सब लोग अपना अपना लड़ रहे हैं चुनाव जी। अब ये 6 सीट पे आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया है प्रत्याशियों का, उसमें एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। बघेल के परिवार को और जो कमल रानी वरुण है उनके परिवार को और कुलदीप सेंगर के परिवार को, इन सबको टिकट नहीं मिला है। तो क्या ब्राह्मणों को टिकट न देना बीजेपी में कोई मुद्दा है बीरेन जी, आप ऐसा मानते हैं? देखिए चर्चा तो है जब जात के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों को टिकट तो सपा ने भी नहीं दिया। नहीं तो जिसने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, 3-3 टिकट दिया है। तो कांग्रेस को कौन देगा? कांग्रेस को तो वैसे भी कमजोर स्थिति है, कांग्रेस को देना पानी में देने की तरह है। तो वो उससे अच्छा है फिर वो बीजेपी के फायदे में चले जाएंगे। भाई कांग्रेस के पास संगठन नहीं है अभी ठीक से। हाँ, लड़ने में तो अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस ये तीनों एकजुट होते तो बीजेपी से अच्छे से निपटते। अब यहाँ पर तो 6 सीट बीजेपी की है, 1 सपा की है। मुद्दे क्या होंगे बीरेन जी इस बार चुनाव में, आपको क्या लगता है? क्या कौन से मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए मुद्दा तो भ्रष्टाचार है, मुद्दा तो गरीब बच्चों की स्कूल फीस है, नौकरियां हैं, रोजगार है, उद्योग धंधे हैं, बिजली है, क्राइम है, बेटियों के साथ महिलाओं के साथ होने वाले अपराध हैं। ये मुद्दे कभी मरते नहीं और ना मरेंगे। यूपी जैसे स्टेट में हरदम रहते हैं, लेकिन बीजेपी मुद्दा बनाएगी अली और बजरंगबली, हिंदू और मुसलमान, ये मुद्दा नहीं, ये क्या बाई बनाएंगे। इलेक्शन में ये एचएम कार्ड चलेगा क्या? अभी चले ना चले, कोशिश राम करेंगे। मंदिर भी बना रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे, तमाम सारी चीजें। देखिए राजनीतिक दल अपना चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, इसमें क्या बात है। अब बीजेपी के पुरी साहब बैठे हैं, अब इलेक्शन आ रहा है, कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, अब चुनाव में क्वार्टर पिलाएंगे। तो ये व्यवस्था सब इंतजाम चौचक हो जाएगा चुनाव तक, बिजली लो और तमाम सारी व्यवस्था लो। वैसे एक चीज है, बीजेपी चुनाव जीते या क्या परिणाम रहे ये जनता जाने, लेकिन आज एक बात साफ है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। क्यों, कारण क्या है इसका? जो सरकार के अफसर हैं ये तहसील से लेके थाने से लेके इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि कार्यकर्ता उत्पीड़न महसूस करता है, कार्यकर्ता में वो जोश नहीं है। जब वो जनता का काम नहीं करा पाएगा तो उत्साह से भाग नहीं लेगा चुनाव में। विधायक मंत्री तो उत्साहित होंगे। अब ये पार्टी अनुशासन के नाम पर चाहे जो करा ले, लोग मुंह सिल कर चुपचाप रहकर दर्द सहकर भी पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि पार्टी का अपनी एक नीति है, अपना एक तरीका है, उसको लोग मानते हैं कि बीजेपी के साथ रहना है जिसका जो वोटर है। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है, और हमारे देश में ही ऐसा होता है कि यहाँ एक बार चुनाव जीत लो, लाखों करोड़ इकट्ठा कर लो, जनता जिसने वोट दिया उसको कुछ ना समझो। विदेशों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब समस्या यही है। ब्रजेश जी, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि धर्म का मुख्य स्तंभ भय है और अनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिए। अगर अनिष्ट से डर दूर हो जाए लोगों के मन से, तो फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, ध्यान, रोजा, नमाज किसी का भी निशान नहीं बचेगा। मस्जिदें खाली हो जाएंगी और मंदिर वीरान नजर आएंगे जी। ये डर अगर खाली खत्म हो जाए तो ये धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। तो बाई इलेक्शन में भी क्या ये लोग एचएम कार्ड आएगा? देखिए साम दाम दंड भेद,
ये हर अपनाते हैं हथकंडा। ये बातें खाली उच्च कोट की आदर्शवादी करते हैं, सफेद काम चद्दर ये वाली। सब वो करते हैं जो दूसरे दल करेंगे। तो हिंदू मुस्लिम कार्ड तो खेलेंगे। अच्छा, राज्यसभा का चुनाव आ गया, आप कह रहे हैं कि 9 सीट बीजेपी जीत सकती है। अगर बीजेपी के विपक्ष ने एकजुटता दिखाई तो वो लड़ा सकता है। हाँ। अगर बीजेपी ब्रजेश जी 9 सीट जीत लेगी तो हमारे यहाँ जो विधायक हैं मर जाएंगे। यही माल पानी का इंतजाम का टाइम होता है, यही पर थोड़ा निर्दलियों को, छोटे दलों को अब ऐसे पूछा माहौल जाता में है। इतना मेजर इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा एक राज्यसभा सीट के लिए वीरेंद्र जी? अरे अब वो बहुत, दौर चला गया। अरे इसी बहाने थोड़ा बीजेपी भी ठुड्डी सुहरा लेगी अपने विधायकों की और विपक्ष के 2-4 लोगों की कि भैया मान जाओ, वोट दे दो, इज्जत की बात है। ओके। पिछली कई बार इन लोगों ने लिया है। और अगर प्रत्याशी नहीं आए विपक्ष का तो ये सब समझ लो कि इनको कोई पूछेगा नहीं। परिहर बांदर जैसे होते हैं गांव में कहा जाता है कि वैसे हो जाएंगे छोटे छोटे दल। अभी मौका है। अच्छा, अगर 9वां प्रत्याशी विपक्ष का खड़ा हो गया तो बीजेपी तोड़फोड़ भी बहुत करेगी इन पार्टियों में। ये चैन से नहीं बैठने देगी। नहीं, बस एक इंटरेस्टिंग चुनाव होगा कि सपा भी अपने करीब 10-11 खाली कर सकती है विधायक। बीएसपी के पास 18 है, कांग्रेस के पास 7 है, 6 है, एसबीएसपी पे 4 है। तो ये सब देखिए, खाली कर सकते हैं ना, ये सब दे सकते हैं। आप बदली परिस्थितियों में बीएसपी से बहुत उम्मीद ना करिए कि वो पता नहीं विपक्ष के प्रत्याशी समर्थन देगी। नहीं, मैं तो कि कहता हूँ देगी। बीएसपी से ही कोई आ जाए और सपा और ये सब लोग उसको पीछे सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है। लार्जेस्ट स्टेक तो बीएसपी का है ना, ज्यादा तो फ्री उनके पास विधायक हैं। बीएसपी के विधायक अगर टूट गए, पिछली बार भी देखिए उन्नाव से एक विधायक टूटा था और एक बहराइच से टूटा है। 2 विधायक तो टूटे हुए थे, बीजेपी के आसपास जी। घूमते हैं जी, तो तमाम कंक्लूड करें निर्दलीय मिलेंगे। हैं। जी। तो ये सब बीजेपी के पास बीजेपी तो 2 सीट पे मेघालय में सरकार बनाए है। ये अच्छा। तो गोवा में 4थे नंबर का दल था, वहां सरकार में है। तो बीजेपी कोई काखा गागा पढ़ाना है? अरे ये पूरा सरकार बदल दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए क्या चमत्कार कर दिया। तो वहां फडणवीस को तो 5 बजे सुबेरे जब लोग सो रहे थे शपथ हो गई महाराष्ट्र में। तो ये सब तो हथकंडे बीजेपी वाकिफ है। लेकिन ये जान लीजिए कि 6 सीट बीजेपी की है उपचुनाव में, और अगर ये एक भी हारे तो इनके ऊपर सवाल खड़ा होगा। और अगर ये 3 और 4 पे रह गए तो पूरा ये सरकार पर ठीकरा फूटेगा। ये सरकार के अफसरों की जिम्मेदारी होगी जिन्होंने कार्यकर्ताओं की आज तक उपेक्षा की है। अच्छा मीठा नेता गप और कड़वा हो तो बेचारे अफसर फंस जाते हैं, गरीब नहीं तो अफसर। मलाई ये काटेंगे, बड़े बड़े जिलों में डीएम एसपी प्रमुख सचिव ये रहेंगे और कार्यकर्ता कुर्ता फाटा जाएगा और कहेंगे उत्साह दिखाओ। जेब में कोई व्यवस्था नहीं, गांधी जी नहीं, कोई गर्माहट नहीं, और कहाँ चुनाव लड़ेंगे। जी। चलिए 4 लाइन कहूंगा कि मगरमच्छी आंसुओं की धार की रुत आ गई और भेड़ियों के मेमनों से प्यार की रुत आ गई, और एक पौए में यहाँ ईमान डगमग डोलता है और आप कहते हैं कि वोट के अधिकार की रुत आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी आपके पास आते हैं, मुझे 2-3 बातें समझाइए। डिबेट के पहले चरण में ही बातें निकल कर आई। एक तो ब्राह्मण वोट खिसक रहा है आपसे, जिन दलित वोटों को आपने सेंध लगा के बीएसपी से खींच के लाए थे, हाथरस कांड और उसके बाद जिस तरह से दलितों के प्रति अत्याचार आपकी मौजूदा सरकार में हो रहा है, उसकी वजह से वो वोट की बैंक खिसक रहा है आपका। दूसरा, आपके कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कैसे निपटिएगा आप? ब्रजेश जी, आपने जितने प्रपोजिशंस गिनाए कि ब्राह्मण खिसक रहा है, दलित को बसपा से लाए थे चला जा रहा है, और कार्यकर्ता नाराज है, कैसे निपटेंगे। ठीक है, राजनीति में आकलन करने की सबकी वैचारिक स्वतंत्रता है, लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का मतदाता बहुत प्रबुद्ध है। वह तमाम तर उसके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होंगे, कास्ट कंसिडरेशंस भी होंगे, लेकिन इस सब के बाद भी यहाँ ब्रिजेश जी बैठे हैं, इसलिए मैं साथ के साथ कर रहा हूँ। ब्रिजेश माने ब्रिजेश शुक्ला जी।
लगभग 2-3 चुनाव उनसे में क्यों हुंकारी भरवाते हो हर बात नहीं, पे? नहीं, हम अरे भाई नहीं, अपनी बात कहो आप। अरे भाई, आपसे आप इसलिए क्यों नहीं भरवा कंपैरिजन सकते देते हैं कि कि आपकी बात को वो आप ऑन स्क्रीन इस समय कंपेयर कर रहे हैं इस क्यों पूरे आप प्रोग्राम बार नहीं, को। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि आप उन पर जबरन दबाव बनाने अच्छा की भैया, कोशिश करते कांग्रेस हैं। ब्रजेश मिश्रा और ब्रजेश शुक्ला का नाम ले तो कोई अपराध नहीं, भाजपा ले ले तो बड़ा हम ले अपराध सकते है। हैं नाम, बड़ा अपराध है। मैं एंकर हूं, मैं ले सकता हूं। हाँ, लीजिए आप लीजिए। बार बार उनकी नहीं, तरफ आप- बात ढकेल आपका के नाम उनको इसलिए नहीं, प्रभावित अरे भाई करने मुद्दे पे आ की ऑन जाइए। स्क्रीन कोशिश ना करें। ठीक है, हो गया। चलिए अब मुद्दे पे आए। तो ब्रजेश जी के साथ लगभग हर तीसरे चुनाव में चर्चा हुई और ग्राउंड असेसमेंट जब लोग कहते थे कि बीजेपी राइट ऑफ हो रही है, जा रही है, खत्म हो रही है, गांव में तो इसका कोई असर ही नहीं है, नोटबंदी ने तो तबाह कर दिया, तब भी ब्रजेश जी और हम चर्चा करते थे और चर्चा में निकलता था कि भाजपा की एज है, भाजपा की एज है, भाजपा की एज है, भाजपा की एज है, और परिणाम उसी के अंदाजे पे आए। तो ये ब्राह्मण नाराज हो रहा है, दलित जा रहा है और कार्यकर्ता नाराज है, ये एक राजनीतिक आकलन हो सकता है, क्राइम कास्ट, लेकिन कोरोना, मैं करप्शन, बेरोजगारी, मैं इसे किसान। बाई नहीं करता। और एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर लोएस्ट पे खड़ा है, 5.8 पे। महकमे का क्या हुआ? 5.8 पे खड़ा है। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, इन मुद्दों पे चर्चा तो होनी दीजिए चुनाव के अंदर। दूध का दूध और पानी का पानी हो रोजगार जाएगा। आयोग का क्या हुआ? पता लग जाएगा, हो गई है पता बेरोजगारी लग दर। जाएगा कौन किसानों की कहां कितनी खड़ा मदद है। आपने की? शर्म ये आनी ट्विटर चाहिए, पे कोई राजनीति मुद्दा करने नहीं वाले, है। कोरोना ये टाट काल में पट्टी जो को आपने नहीं जानते, भ्रष्टाचार किया, टाट उसकी पट्टी को SIT मुलायम रिपोर्ट सिंह भी कहाँ है? जानते थे। ये भाषण ट्विटर पे मत राजनीति दीजिए भाई, करने वाले, भाषण मत दीजिए। ये टाट पट्टी को भाषण नहीं मत जानते। दीजिए भाई। ये फील्ड ट्विटर में पे राजनीति दीजिएगा, वहाँ करने भी वाले ड्यूटी नहीं केवल लगेगी, टोटी लगवा जाने। लीजिएगा बाहर से। पहले ये टाट बताइए पट्टी नहीं स्किल जानते। मैपिंग कहाँ है? इन्हें टाट स्किल पट्टी मैपिंग नहीं का क्या मालूम हुआ? है। रोजगार आयोग का क्या ये अभी हुआ? तय किसान करते हैं कि आत्महत्या सिर्फ कर रहे हैं, केस में उनका जाना क्या है हुआ? और किसी महिलाओं और के केस ऊपर में नहीं एसिड जाना है। डाला जा रहा है, और उनका क्या स्वराज हुआ? जीवन ने बता दिया, बलात्कार बढ़ रहे हैं, उनका गोली क्या चलेगी हुआ? तो अपहरण अखिलेश हो रहा है, यादव और उनका क्या राहुल हुआ? गांधी आएंगे। अपहरण स्वराज हो रहा है, जीवन ने उनका जो क्या हुआ? कहा आपके उसका जनप्रतिनिधि खंडन किया समाजवादी घर में पार्टी बैठे ने, बाहर उसका नहीं निकल खंडन रहे हैं, किया आपके समाजवादी अधिकारी पार्टी ने। अत्याचार कर रहे हैं। स्वराज जीवन जो सड़क पे कहता है चलते गोली हुए, चलेगी, गोलियां अखिलेश बरसाई जी जा से रही बात है हो लोगों गई के ऊपर, है, मुद्दे अखिलेश क्या जी होंगे? चले आएंगे। ये देवरिया मौत क्यों के सौदागर पानी में डूबा हुआ है? हमें आपके बताएंगे कलेक्टर कि देवरिया खुद मुद्दा उत्तर क्या है और प्रदेश से रहने मुद्दा के क्या लिए। है। बताइए ये जरा, उत्तर मुख्यमंत्री प्रदेश कहाँ की गए आवाम थे? बताएगी मुख्यमंत्री इन्हें। की तो हिम्मत नहीं ये पड़ी उत्तर शहर में प्रदेश करने की की। आवाम देवरिया में बताएगी। हेलीकॉप्टर का ये दौरा हो रहा है ट्विटर क्या? पे ट्वीट कितने करने रोजगार से दिए? टाट पट्टी जा पेप्सी चुकी कोला है कंपनी आपकी। पे झूठ बोलते जो हैं मुलायम आप। सिंह जी ने पेप्सी बनाई कोला थी, कंपनी यहाँ वो 90 टाट के पट्टी दशक में ट्विटर आ पे गई पेट ले थी गया। और आप बता रहे वो हैं कि आप ट्विटर पे कंपनी चली ला रहे हैं, गई। आप महा झूठे अब हैं। टाट पट्टी बची नहीं आप है। झूठ पे चुनाव अरे लड़ते कहिए हैं। स्वराज जीवन के बयान आपकी का खंडन प्रॉब्लम कीजिए। ये है कि आप झूठ कहिए पे चुनाव स्वराज जीवन लड़ते हैं, गलत आप कहता झूठे है। हैं। आज इतने दिन हो आप गए जनता की यूट्यूब पे भावनाओं का, आप स्वराज जनता जीवन की का बयान चल भावनाओं रहा का है। सपा ने advantage एक लेते दिन हैं। नहीं कहा, आप कांग्रेस ने केवल एक दिन नाम नहीं कहा बदलने की कि वो प्रवृत्ति गलत है। जानते हैं। उत्तर वो प्रदेश गलत है, का ये चुनाव आप बदल दोनों लोग दीजिए कृपया ना। शांत हो जाएं। उत्तर बिल्कुल हो प्रदेश गया। मैं का आप आप सबसे बदल निवेदन दीजिए, कर रहा हूं, मुख्यमंत्री कृपया के जूही लिए जी बदलवा प्लीज, दें। जूही जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन पे लाया जाए। जी, मैं भाई चुप हूं। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार कोई टेक्नोलॉजी से स्किल मैपिंग करा रही थी, जो बाहर से लाखों लोग आए थे, हमारे मजदूर भाई लोग, तो पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी थी जिससे मैपिंग हो जा रही थी। वो पता नहीं मैपिंग हुई है क्या, मतलब कुछ पता किया आप लोगों ने? कुछ मालूम हो तो जरा मुझे भी बताएं। अरे ये तो वीडियो फिल्म बना एक रहे थे सेकंड उस रुक समय जाओ भैया, प्रवासियों बोल के तो लेने साथ। दो। गर्दन राहुल पकड़ोगे गांधी राजपूत जी प्रवासियों की की। वीडियो फिल्म बना रहे थे भाई, अधिकृत है 24 अक्टूबर चलिए रोज बोलिए का भाई बयान है। सुरेंद्र जी। मूल रूप से ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर था कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। आज भी अमित यह पुरी हालत है भाई कांग्रेस की की। पार्टी एक सेकंड रुक। यह हालत है सिर्फ कांग्रेस की। मुसलमान पर, ऐसी सिर्फ शिकस्त ट्विटर किस्ती में पर, बैठे। सिर्फ इस पर, सिर्फ एज पर, सिर्फ झूठ पर, छल पर, प्रपंच पर, कपट पर, निर्लज्जता पर, बेशर्मी पर, इन सारी चीजों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बेरोजगारी पर, आप किस मुद्दे महंगाई पर शिवराज चुनाव जीवन लड़ना के चाहते हैं? बयान की कृपया निंदा स्पष्ट की करें। कांग्रेस ने। कोरोना शिवराज जीवन के बयान की निंदा की। पुरी साहब गोली बोलिए। चलेगी तब राहुल आप किस गांधी मुद्दे पर आए। चुनाव लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस किस मुद्दे पर चाहती है चुनाव लड़ना? हेडलाइन मैनेजमेंट पर चुनाव लड़ना चाहती है और इनके यहां पर यह कह दिया जाता है कि राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी को गाली देकर के आओ, तुम्हें सुहाली मिलेगी। अमित भाई तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब इनकी भी मैंने कौन सी मजबूरी गाली फंस गई, दी? आप गाड़ी एक बढ़ा उदाहरण दी। दे दीजिए। तो सच बात अरे यह भाई, है शिवराज कि जीवन राहुल खुद गांधी बोले, और प्रियंका कांग्रेस गांधी खंडन को न गाली करे। देने से क्या यह गाली है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इज्जत इनकी पार्टी में ज्यादा मिलती है, लेकिन
ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है अमित भाई।
आप तो सीनियर रहे हो, कम से तो कम शिवराज मुद्दों की जीवन बात का करो। बयान किसने आप जारी कम से कराया? कम इसकी तो बात कांग्रेस करो कि उसे बाय डीएम अभी करती है तक कि खंडन हाथरस करती का है? क्यों नहीं हटाया शिवराज गया? जीवन के बयान आप को। कम से कम ये गोली बात करो चलने पर कि राहुल तीन गांधी बच्चियों आएंगे, को- दो तीन इधर के मर बच्चियों जाएंगे, ऊपर एसिड दो की उधर के मर Thank you. जाएंगे। फर्जात आदमी ने 5-6 लाख रुपया आप दे दो, कम से कम ये हाथरस बात को करो सुलगने कि दूंगा। आपका मुख्यमंत्री ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, फेक न्यूज ये के नाम कांग्रेस पर का अभी तक ऑफिशियल हटाया स्टैंड क्यों नहीं है। गया? थैंक यू, कांग्रेस ने थैंक यू। खंडन ओके, किया। संतोष यादव की शिवराज स्क्रीन पे जीवन लाया ने जाए, खंडन संतोष नहीं यादव किया। की स्क्रीन पे लाया जाए। आप कभी- थैंक कम से यू, कम थैंक ये यू। बात करो, सुरेन जी ADG प्लीज, LO अभी तक बर्खास्त सुरेन क्यों नहीं हुए? जी, सुरेन जी प्लीज, ऑल राइट, ओके। संतोष यादव, प्रमुख मुद्दे क्या क्या होंगे बात आपके करते बुलंदशहर हैं? में? सिर्फ राहुल गांधी को गाली देखो देंगे। ब्रजेश जी, कौन सी गाली दी भाई? एक सेकंड रुक जाओ, ब्रजेश जी, अलग से टाइम दूंगा, लड़ लेना। हाँ, ब्रजेश संतोष जी, गो अहेड। बीजेपी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है जिसको अभी जान सुरेंद्र गई, राजपूत जिसको अब तक नहीं जनता बता जान पाए गई उस टेक्नोलॉजी का नाम जिससे मैपिंग हो जाती है, पता नहीं कौन सी, जो जूही जी बता रही थी, स्किल वाली कुछ। जी संतोष जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, बीजेपी के पास सिर्फ एक मुद्दा रहता है जिसको जनता जान गई है। ये हिंदू मुसलमान के अलावा और इनके पास कुछ नहीं रहता है। राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर में किसानों की आवाज उठाएगा, उसको गन्ना मूल्य नहीं मिल रहा है। बीजेपी का किया हुआ वादा कि हम किसान का आय 2 गुना कर देंगे, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। जवान बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है। भ्रष्टाचार कोरोना काल में बरकरार रहा है। क्राइम को, लॉ एंड ऑर्डर को ये रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे ये मुद्दे होंगे कि किसानों की आय 2 गुनी करने का जो वादा हुआ वो पूरा सरकार नहीं कर रही है, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है, थैंक यू क्राइम संतोष कंट्रोल जी। नहीं कर रही ओके, है। दीपक जैन जी, आप बताइए कि आम आदमी पार्टी इस बार बाई इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है? आप नहीं लड़ रहे हैं तो आप सपोर्ट किसको देना पसंद करेंगे? समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, कांग्रेस को या बीजेपी को? ब्रजेश जी, देखिए, हमारा मानना एक है कि इस समय यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से ऊब चुकी है। इन्होंने प्रदेश के अंदर जो जातिवाद, जो भ्रष्टाचार, जो परिवारवाद, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, वो सभी के सामने है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को आईना दिखाने के लिए विपक्ष की जीत बहुत महत्वपूर्ण है। इस तो बार क्या आप इलेक्शन के संपूर्ण लिए विपक्ष को अगर समर्थन आम दे रहे आदमी हैं? कांग्रेस के पार्टी साथ जाएंगे जिसके साथ अरविंद केजरीवाल मेरा- बच्चों की सौगंध Let him लेकर explain. जाना Let नहीं him चाहते। explain. मेरा मानना ये है कि जो भी विपक्ष का प्रत्याशी भारतीय बच्चों जनता की पार्टी सौगंध के काम नहीं प्रत्याशी करेगी। के सामने जीतता है, उसको जनता समर्थन दे, क्योंकि वर्तमान स्थिति जो प्रदेश की हो चुकी है, जी। इस सरकार से जनता का ओके, विश्वास एमएच उठ खान चुका साहब को है स्क्रीन और पे मैं पुनः निवेदन पेश करूंगा- किया जाए। भाई खान साहब, मैं इस पुनः बार निवेदन करूंगा क्या आपको प्रदेश लगता की है जनता कि से आपका जो एनालिसिस क्या प्रत्याशी कहता है जिस कि सीट पे ब्राह्मण विपक्ष का वोट, जीतता है, विपक्ष की दलित वोट और पिछड़ों में से कुछ वोट बीजेपी के किले से दरका है या फिर अभी इंटैक्ट है? नहीं, पिछड़े हो चाहे अगड़े हो, सब सारे वोट दर के हैं। जैसे ब्राह्मणों की बात हो रही है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के राजपूत साहब बैठे हैं, पहले आपको भी पता होगा कि कांग्रेस के पास ब्राह्मण, मुस्लिम, बैकवर्ड और क्लास के लोग साथ जुड़े हुए थे। आज कोई इनके साथ नहीं है। 10 साल यूपीए की सरकार थी, मुसलमानों की हालत, जो सच्चर कमेटी आई उसमें आया कि दलितों से बदतर हालत है, एक भी काम उस पर नहीं हुआ। मुसलमान आज पीछे है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस ने 50 साल के ऊपर वालों को, कांग्रेस ने आपको 50 टिकट साल दिया के था। ऊपर, कब तक रोइएगा सुनिए। कांग्रेस को? इसी कांग्रेस को पोस्ट सुनिए। करके आप लोग अरे भाई भारतीय सुनोगे, जनता आप तो पार्टी वही को तो- ऊपर कर अभी दिया। तो नाश कर कब रहे हो तक ना। रोइएगा अभी तो कांग्रेस को? नाश कर रहे हो कब ना। तक भारतीय अभी जनता तो नाश पार्टी कर रहे हो की यार। उसके रूप में अभी काम नाश करना कर रहे हैं। अरे बड़ी है? गंभीर बात कह दी। यही कांग्रेस से आप चुनाव लड़े थे खान साहब। बांटा क्या बांटा? और ये आटला ये सारा का सारा जो आप लोग करते हैं ना, तुम्हारी ये उम्र मैं हो जाएगी, आपको तुमको बताऊं, घर बैठा क्यों नहीं दिया मानते जाएगा। धारा 341 साल के भारतीय ऊपर जनता वालों को पार्टी से? कांग्रेस ने घर बैठा दिया क्यों है। नहीं मानते हैं? उनका आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं, उनको काम नहीं दे रहे हैं। अरे खान साहब आपको को पता नहीं, है, खान आप साहब तो कितनी उम्र बसपा हो गई? में भाग गए थे। आपको टिकट कभी मिला? भाग गए थे कभी मिला बसपा टिकट में। आपको? छोड़िए इस आपको बात को, टिकट क्या मिला बात कभी? कीजिएगा आप? क्या बात कांग्रेस करेंगे? के पास हमने ये तो नहीं, कांग्रेस को कांग्रेस दिया के है। पास वो नहीं। हमने खून अपनी दिया बात करने कांग्रेस की को। जगह और कांग्रेस हमारी की बात कौम ने करते दिया हैं। खून कांग्रेस देश को को। मजबूत कांग्रेस करने ने की बात सबसे कीजिए। नुकसान पहुंचाया भारतीय जनता मुसलमानों को। पार्टी को मुसलमानों मजबूत की करने की सबसे बात मत ज्यादा कीजिए खराब आप। करने वाली पार्टी
कांग्रेस है। खाली मुसलमान कांग्रेस ने मुसलमान तो करते हिंदुस्तान रहते में हैं। ऐसा क्या खेल बात खेला करते हैं है आप लोग? कि मुसलमान क्या नहीं दिया आज कांग्रेस ने? बिजली पैदा क्या कर नहीं बैठा दिया हुआ है। आपको कांग्रेस ने? कुछ नहीं दिया। मुसलमानों के नाम पर आप रिपोर्ट टिकट बताओ। मांगते हैं कांग्रेस। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताओ। मुसलमानों के नाम पर आप टिकट मांगते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस आपको टिकट भी देती है और चुनाव भी लड़ाती है, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती। मुसलमानों की आवाज शर्म नहीं आती है आपको? व्यक्तिगत कमेंट ना करें। सच्चर कमेटी क्यों नहीं दिया निकली आपने थी, भाई? जब वो कांग्रेस तो आपको निर्दलीय टिकट दे रही थी। फिर कैसे दे दिया आपने? जब आपको कांग्रेस कमाल टिकट करते दे हुए रही थी, तब हकीकत रंगनाथ जानते नहीं हो। कमीशन और सच्चर आज 2 कमेटी दिन से कांग्रेस आपके में आ मुंह गए से हो नहीं तो बड़े निकला। भारी नेता क्यों बन गए नहीं हो। टिकट आपने वापस कमाल कर करते दिया? हो। हैं? क्यों नहीं वापस टिकट कर किस दिया बात का? टिकट कौन आपने? टिकट दे रहा था? कौन टिकट दे रहा क्यों था? नहीं मैं तो नहीं वापस गया किया था कहीं। टिकट कि मैं तो सच्चर नहीं कमेटी गया और था। रंगनाथ पर मैं तो मैं नहीं कांग्रेस गया के था टिकट का सच्चर विरोध कमेटी करता को। हूं। तब तो आप चुनाव लड़ने चले मैंने गए उसी थे। वक्त इस्तीफा दे दिया था। बात करते हैं याद रखना। आप याद सिवाय रखना आपको आपकी इसके सिटिंग अलावा एमपी कुछ अनु नहीं टंडन सूझता है। थी। कांग्रेस अनु की टंडन बैशिंग के करती सामने है, मैंने पता नहीं इस्तीफा कहां दिया से था। क्या मिलता है अनु आपको। टंडन का कांग्रेस विरोध की करके बैशिंग दिया क्या था। मिलता है मतलब? कांग्रेस का विरोध करके दिया था इस्तीफा। ये ध्यान रखना। अरे भाई, आप पता कांग्रेस कर लो से ध्यान चुनाव से। क्यों लड़े थे? कांग्रेस की अनु क्यों टंडन चुनाव एमपी लड़े थे? थी रंगनाथ और एमपी कमीशन रहते हुए और मैंने सच्चर इस्तीफा कमेटी दिया तो था। आ थैंक चुकी यू, थी। थैंक यू, मैं नहीं थैंक यू। बैठता हूं दीजिए तुम्हारी जवाब। तरह से। ब्रजेश, और मैं शांत हो नहीं जाओ बैठता हूं। दोस्तों। चुनाव लड़ा ओके, आपने। स्क्रीन मैं अलग की बता जाए। रहा हूं। क्यों नहीं संसाधनों को आपने अरे मना चुप कर हो दिया? जाओ भाई, क्यों आप दोनों मना मेरे नहीं कर बड़े दिया प्रिय कि हो। चुनाव नहीं लड़ेंगे? ऐसा मत करो, कांग्रेस ऐसा मत सच्चर करो। कमेटी और अरे रंगनाथ मैंने कमीशन कहा नहीं ना, ब्रेन लड़ा। मैपिंग की मशीन ढूंढो, स्किल मैपिंग की मशीन ढूंढो। रुक जाओ। अरे रुको 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 रुको। अरे खान साहब, काहे इमोशनल हो गए? हमेशा कांग्रेस की बैशिंग करना। तुम्हारे आ जाते हैं बैठ करके और जब चाहते हैं मुसलमान बन जाते हैं, जब चाहते हैं बसपाई बन जाते हैं और जब चाहते हैं कांग्रेसी बन जाते हैं। क्या बात करते हो? वाड्रा 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 क्या बात वाड्रा करते हैं? क्या वाड्रा 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 करते रहते हो? चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। कांग्रेस का जब टिकट देती है तब मना इन कीजिए। दोनों की आवाज बंद कर दी कि जाए, ये रंगनाथ लड़ते रहेंगे, मानेंगे नहीं। ब्रजेश शुक्ला जी, आप बताइए कि इस बाई इलेक्शन में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा? चुप हो जाइए आप लोग, आप सबकी आवाज बंद है, केवल ब्रजेश शुक्ला जी बोलेंगे। और आप दोनों मेरे बड़े प्रिय हैं। आप लोग कैसा आज आचरण स्क्रीन पे कर रहे हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं आप लोग को। मैं स्किल मैपिंग की मशीन ढूंढने को बोला और आप लोग पता नहीं क्या करने लगे। ब्रजेश जी बोलिए। वास्तव में ब्रजेश जी, सीट बाई सीट और सीट हर स्थिति पे अलग अलग सीटों पे अलग अलग पार्टियों से मुकाबला हो, इस बार देखने को मिलेगा आपको। प्रेशर में कौन है? बीजेपी? हाँ, या समाजवादी बीजेपी, पार्टी? क्योंकि बीजेपी का सब कुछ दांव में लगा हुआ है। अब 8 सीटें थी, तब 2 समाजवादी पार्टी की थी, अब 7 सीटें हैं, तो एक समाजवादी पार्टी की है, वो है जौनपुर वाली सीट, मलेनी की। जी। तो बीजेपी की सर्वाधिक सीटें हैं और उसी का सब कुछ दांव में लगा हुआ है। इसमें अपोजिशन में सबसे बड़ा प्रेशर किसका है? समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। ओके। कारण क्या है? ये अपर कास्ट वोट काटेगी? नहीं, हाँ, ये देखना होगा। दलित वोट काटेगी? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी प्रेशर ये है कि वो उत्तर प्रदेश में कुछ पाना चाहती है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह की लड़ाई वो लड़ रही है। आप देखिए कि हर मुद्दे पर उसके प्रतिक्रिया आती है, हर मुद्दे पर वो आंदोलन करने के लिए आगे आते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है? यदि अभी रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर कब रिजल्ट जूही सिंह, कुछ आप थ्रेट फील करती हैं कांग्रेस से? ब्रिजेश जी, हम अपने संगठन और मुद्दों पर जनता के चुनाव लड़ेंगे। बाकी हम किसी के साथ राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सब पार्टियां आजाद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव प्रचार में जाएंगे। अखिलेश यादव प्रचार में जाएंगे। ताज का झूमर हट गया के पास आता हूं। अखिलेश यादव प्रचार में हट जाएंगे। चुका है। जी, अब थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा। अखिलेश यादव प्रचार में निकलेंगे अथवा नहीं? ब्रजेश जी, प्रचार में निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये तो उनका निर्णय है। बाकी नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे बातचीत वही कर रहे हैं, निर्देश वही दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जमीन पर है, चुनाव लड़ रही है। अमित पुरी जी, आप किससे ज्यादा थ्रेट फील कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी राजनीतिक रूप से किसी से लड़ाई नहीं है। ओके, तो चुनाव ना कराया जाए, फिर सब आपको दे दिया जाए? बिल्कुल चुनाव होगा। तब आपने पूछा चुनौती किससे? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। ये आपस में अपोजिशन का स्पेस भरने के लिए लड़ रहे हैं कि ट्विटर की बजाय टाटपट्टी में कौन बरसा रहे हैं। हाँ ब्रजेश जी, डंडे क्यों बरसा? आप एक लड़ाई और देखेंगे। इतना डरे क्यों है? क्या लड़ाई? अरे पहले नेता को ट्विटर से बाहर निकालो, टाटपट्टी पे मुलायम सिंह जी की तरह। ब्रजेश जी बोलिए। ट्विटर से बाहर निकले। ब्रजेश जी आप बोलिए, इनकी आवाज नहीं जा रही आप भी प्रधानमंत्री को ले आइए ना। ब्रजेश जी बोलिए आप। ब्रजेश जी, जो आपके स्क्रीन में अभी दिखा था, वास्तव में ये लड़ाई और तीखी होने जा रही है।
ये जो अरे भैया खान साहब चुप हो जाओ, अब रहम करो सुरेंद्र राजपूत पे, चुप हो जाओ, गुस्सा छोड़ो। राजपूत जी और खान साहब में जो बात खान साहब चुप हो जाओ भाई, मैं आप दोस्त हो मेरे, कैसा कर रहे हो आज? हम कहाँ गया भाई? अरे चुप हो जाओ, रहने दो खान साहब, क्या हुआ इतना गुस्सा क्यों? सुरेंद्र जी अपने दोस्त हैं आपके, कल चाय पिला देना इनको, झंझट खत्म करो। बोलिए ब्रजेश जी। नहीं, मैं कह रहा कल शर्मा की चाय पे इकट्ठे होकर बंद मक्खन खाना और चाय पी लेना, दोस्ती करो। कि क्या झगड़ा मचा रखा है? बोलिए ब्रजेश जी। नहीं झगड़ा नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अरे हो गया, बता दिए, अब क्या छाती पे चढ़ जाओगे? अरे बता दिया, हो गया। बम फोड़ा तो प्रियंका वाड्रा, अरे हो गया भैया, राहुल गांधी हार गए चुनाव। अच्छा ठीक चुनाव है, हार का इतिहास है ये। ओके ठीक है, नोटेड नोटेड। सुरेंद्र जी कल चाय पिलाना आप इनको। हमारी चिंता मत कीजिए, अपनी चिंता कीजिए। अब लोग मैं दोस्ती करा रहा हूँ, झगड़ा ऐसा है ना, नहीं याद आता आप जब जिसपे आपको टिकट आरोप मिलता है। लगा रहे हो, आप वो क्या देखिए बात आज करते हैं? आपसे बड़ी जब पार्टी चाहते है हैं बसपा। मुसलमान बन जाते हैं, जब चाहते हैं आप कांग्रेसी अरे बन भैया जाते हैं, मुसलमान जब तो चाहते है ही हैं है, बसपाई बन तुम्हारे जाते तरह से हैं। थोड़े ही ये है, बड़ा मसला है तुम्हारे आप लोगों तरह से के थोड़े ही साथ। है। और उसके बाद ईमान वोट बेचते क्या? फोड़ते हैं, प्रियंका तुम्हारे लिए गांधी, ईमान राहुल बेचते गांधी क्या? की बात करते हैं। कांग्रेस ने क्या नाश बात कर दिया, करते हैं? मुसलमानों को गर्दन काट दिया। आज हमारी एक बात मुसलमान छोड़िए, को आप तुम खुद अपनी जलील बात करना कीजिए। चाहते हो। आज तुम खुद जलील करना अपनी चाहते बात हो मुसलमान को। कीजिए, फिर उसी एक मुसलमान को तुम पार्टी खुद से जलील चुनाव करना क्यों लड़े चाहते थे? हो। आप क्यों जलील लड़े थे करोगे उस कातिल पूरे पार्टी प्रदेश से में चुनाव? मैसेज जाएगा। शर्म नहीं आज आती आपको? मुसलमानों को अपनी जलील पार्टी करोगे कहते पूरे हुए देश में। इतने- एक इस वोट तरीके मुसलमानों के को नहीं पाओगे, बेशर्मी और एक बेहूदगी वोट कर रहे हैं। मुसलमानों को नहीं पाओगे तुमसे मैं बता रहा हूँ, अरे एक वोट भाई नहीं आप पाओगे मुसलमानों का। आप अल्लाह मियां के मुसलमानों बाद के आप ही खिलाफ हैं। खड़े होके बोलते हो, मैंने कहा ना, जैसे अल्लाह बीजेपी मियां के बोलती है बाद वैसे आप तुम ही बोलते हैं। हो। तुम्हारे आप ही बीजेपी हो में अल्लाह कोई मियां फर्क के नहीं है, बाद। तुम्हारे एक बीजेपी में हजरत कोई फर्क रसूल नहीं के है। बाद आप हो। तुम मुसलमानों के आप खिलाफ क्या हो, बात कर रहे हो? जैसे आप बीजेपी इतने खिलाफ बड़े है तुम नजरूरी खिलाफ हो गए हो। तुम आप मुसलमानों के मुसलमान खिलाफ के खड़े वोट के होते ठेकेदार हो, हो गए मुसलमानों के नाम आप पे जैसे जलते हो ठेकेदारों को तुम, हजारों मुसलमानों के हमने नाम पे देखा चिढ़ते है हो तुम। और आगे हल्ला कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलेगा आप जैसे मुसलमानों को। लोगों की आप लोगों आप जैसे लोगों को बिकाऊ लोगों का हैसियत ऐसे नहीं है। जाता एक टिकट की हैसियत और क्या कांग्रेस बताओगे? जो है, क्या पाए हो कांग्रेस तुम आपको जब टिकट तुम्हें देती है तब आपको समझ अरे में नहीं भैया आता। जब मैं कह रहा तब हूँ आपको ये कांग्रेस बातें टिकट नहीं देती है समझ तो में मैंने आती। क्या दिया कांग्रेस को? तब नहीं मैंने आपको ये कांग्रेस बातें को समझ खून में दिया। आती। मैंने कांग्रेस तब जब तुम नहीं बच्चे आपको ये थे तब मैं बातें समझ कांग्रेस में में आती। था, क्यों तब चुनाव एनएसयूआई लड़ते में था मैं, तब क्यों तुम कुछ नहीं नहीं चुनाव थे, क्यों लड़ते पैदल चुनाव घूम आप? रहे थे तुम। क्यों तुम्हारी क्यों औकात कांग्रेस नहीं के जानता हूँ मैं संसाधनों क्या। पे लड़ते अरे हैं? कैसी बातें कर रहे हो? आपको तब व्यक्तिगत छींटाकशी मत करो भाई। वोट मुसलमानों का नहीं मिलेगा। सुन लो कान खोल के, जो तुमने बर्बाद किया है मुस्लिम कौम को, तुमको एक वोट नहीं, कांग्रेस को एक वोट नहीं, कांग्रेस को एक वोट नहीं। ठेकेदार हो आप, ठेकेदार हैं, बिल्कुल ठेकेदार हैं, बिल्कुल ठेकेदार ठेकेदार हो आप हैं। मुसलमानों के। तुम दुश्मन हो, हम ठेकेदार हैं। बेहूदगी की तुम बातें दुश्मन कर हो, रहे हम सुन ले ठेकेदार भाई, हैं। आज तुम उत्तर दुश्मन हो, प्रदेश के हम मुसलमान ठेकेदार भी हैं। सुन ले कि कांग्रेस अहमद मुसलमानों खान के आपके दुश्मन ठेकेदार है, है। कांग्रेस मुसलमानों क्या के कह रहे हैं? दुश्मन सुन ले है, ये सब लोग, नंबर एक दुश्मन सुने ये है। सब लोग, ले सुनिए, सुने सब कांग्रेस लोग। मुसलमानों की नंबर एक सुने दुश्मन सब है। लोग, सारे सब सारी लोग देश की सुनिए, अकलियत कांग्रेस सुने कि मुसलमानों कैसे की ये लोग नंबर एक कैसे- दुश्मन कैसे है। ठेकेदार बने इन्होंने धन्यवाद, नमस्कार। ये लोग ऐसे कांड ना किए मैं मुसलमानों अलाउ नहीं के। करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहनों भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार, शुक्रिया।